जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि पता है कि आप सभी लोगों को आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे डेली करंट अफेयर्स की क्लास इस समय प्रोवाइड की जा रही है। तो उसी क्रम में आज मैं फिर से आप लोगों के लिए करंट अफेयर की क्लास लेके आया हूँ। तो आइए साथियों, हम लोग बिना समय नुकसान किए अपने करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग जितने भी क्वेश्चन हमारे द्वारा यहाँ कराए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन को आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते होंगे और बार बार उसे रिवीजन करते होंगे। साथियों, मैं आपसे दावा करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ आप सभी लोगों को करंट अफेयर के, या तो फिर वो और भी किसी भी सब्जेक्ट के अगर मैं करवाऊंगा या करवा रहा हूँ, जो कि इंग्लिश का आप जाके देखिएगा, जितना भी मैं वीडियो लगभग 4-5 वीडियो में दिया हूँ आप लोगों को 30 मिनट 40 मिनट का, आप देखिएगा एयरफोर्स का जो कल 4 तारीख को एग्जाम हुआ है, अगर उसमें से 3 से 4 वर्ड अगर न मिल गए हों सिर्फ एक ही शिफ्ट के एग्जाम में, तो आप जो कहिएगा सो ये मैं दावा करता हूं आप लोगों से। आप सिर्फ और सिर्फ इतना देखिएगा, मेरा कॉन्फिडेंस आप लोग बढ़ाइए, आप लोग अपना स्नेह भाव अपने चैनल पे दिखाइए। बाकी जितनी भी चीजें हमारे द्वारा यहाँ आपको दी जाएंगी, एक भी एग्जाम से बाहर नहीं आएगा, ये इसकी गारंटी है, इसका दावा मैं करता हूँ। ठीक साथियों, तो आइए हम लोग अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवाए जाते हैं वो सारे क्वेश्चन बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही सूझबूझ के साथ, काफी एक तरीके से कहा जाए तो रिसर्च करने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया जाता है। ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से मिल गया उठा के लाया आपके सामने रख दिया, और सभी क्वेश्चन को बिल्कुल तह तक जाया जाता है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाते हैं हमारे माध्यम से, आपको उस क्वेश्चन से जितना भी और भी निचोड़ निकल सकता है, सारी जानकारी आप लोगों को दी जाने के काम यहाँ किया जाता है। तो साथी आइए उसी क्रम में हम लोग अपने करंट अफेयर की क्लास को शुरू करते हैं। तो साथियों, पहली जानकारी है कि श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रहलाद योजना के तहत 4 नवंबर को केरल के गुरुवायूर में पर्यटन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया। प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रसाद योजना के तहत प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रसाद योजना के तहत प्रसाद योजना के तहत 4 नवंबर प्रसाद योजना के तहत 4 नवंबर 2020 को केरल के 4 नवंबर 2020 को केरल के गुरुवायूर में पर्यटन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया। गुरुवायूर में पर्यटन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रहलाद सिंह पटेल ने 4 नवंबर को केरल में गुरुवायूर में कौन सी सुविधा का शुभारंभ किया, तो यहाँ पे आप लोगों को उत्तर देना पड़ेगा कि प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रसाद योजना के तहत। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रहलाद सिंह पटेल ने कौन सी योजना के तहत केरल में पर्यटन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया, तो यहाँ पे आपको उत्तर देना पड़ेगा प्रसाद योजना के तहत केरल के गुरुवायूर में पर्यटन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया। या तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रसाद योजना के तहत 4 नवंबर 2020 को केरल के गुरुवायूर में कौन सी सुविधा का शुभारंभ किया, तो यहाँ पे आपका आंसर पर्यटन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया, ये आपका आंसर होगा। और इससे संबंधित जानकारी मैं दूं साथियों, तो प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री हैं, जिन्हें स्वतंत्र प्रभार प्राप्त है।
प्रहलाद सिंह पटेल की अगर बात किया जाए तो प्रहलाद सिंह पटेल को केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री की जो कि स्वतंत्र प्रभार का दर्जा उन्हें प्राप्त है। और साथियों प्रहलाद सिंह पटेल ने पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत वर्चुअल माध्यम से, साथियों वर्चुअल माध्यम से इन्होंने प्रहलाद सिंह पटेल ने इसका शुभारंभ किया केरल के गुरुवायूरपुर के विकास के लिए। कि इसका मेन उद्देश्य पर्यटन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करने का उद्देश्य था कि केरल के गुरुवायूरपुर के विकास के लिए पर्यटन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया। ठीक साथियों, ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। लेकिन अगर साथियों यहाँ पे हम केरल की बात करें, केरल राज्य की बात की जा रही है तो केरल की राजधानी की बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम ठीक साथियों, और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी तिरुवनंतपुरम है। केरल का सबसे बड़ा शहर तिरुवनंतपुरम ही है। और अगर बात किया जाए तो इसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 14 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक साथियों, और यहाँ के अगर राजभाषा की बात किया जाए, लैंग्वेज, केरल के लैंग्वेज की बात किया जाए तो यहाँ की भाषा मलयालम है। मलयालम, ठीक, ये डिस्ट्रिक्ट अर्थात जिला और लैंग्वेज अर्थात भाषा, राजभाषा यहाँ की क्या है। और अगर इसके गठन की बात किया जाए साथियों, केरल के गठन की बात किया जाए तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया था। और यहाँ के राज्यपाल पी सतशिवम जी यहाँ के राज्यपाल हैं। गवर्नर की बात किया जाए तो पी सतशिवम। और यहाँ के अगर मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो पिनाराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सीएम की बात किया जाए तो पिनाराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। साथियों यहाँ पे विधानसभा की 140 सीट, राज्यसभा की 9 सीट और लोकसभा की 20 सीट है। विधानसभा की 140 सीट, ठीक। और अगर यहाँ के राज्यसभा की बात किया जाए तो 9 सीट, राज्यसभा की 9 सीट और लोकसभा की 20 सीट, लोकसभा की 20 सीट। ये केरल से संबंधित केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल में टोटल डिस्ट्रिक्ट 14 है। यहाँ की राजभाषा मलयालम है। अगर केरल राज्य के गठन की बात किया जाए तो 1 नवंबर 1956। अगर यहाँ के गवर्नर की बात किया जाए तो पी सतशिवम यहाँ के गवर्नर हैं। और अगर यहाँ के मुख्यमंत्री की अर्थात केरल के मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो पिनाराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। केरल का विधानसभा की टोटल 14 सीट, राज्यसभा की 140 सीट, विधानसभा की 140 सीट, राज्यसभा की 9 सीट और लोकसभा की 20 सीटें हैं केरल में। ये साथियों बिल्कुल 360 डिग्री घुमा के आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं। और साथियों अगर बात किया जाए तो केरल का उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय है। केरल के अगर उच्च न्यायालय की बात किया जाए, केरल का उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय है। केरल उच्च न्यायालय यहाँ का न्यायालय है। ठीक साथियों, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के साथ साथ ईसाई की भी ईसाई धर्म के लोग भी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। केरल में हिंदू पाए जाते हैं, मुस्लिम पाए जाते हैं और इसके साथ साथ ईसाई धर्म के मानने वाले लोग भी काफी मात्रा में पाए जाते हैं, अर्थात ईसाइयन भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। ठीक साथियों, अब अगर हम यहाँ के ये हमारी जितनी भी जानकारी थी ये केरल राज्य से संबंधित सारी जानकारी यहाँ थी और इसको हमने अच्छे से जाना, अच्छे से किया हम लोगों ने। ठीक साथियों, अब इसी क्रम में अगर हम बात करें तो अगली जानकारी की बात करते हैं। थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम लोग जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। ठीक,
बहुत ही अच्छे से ध्यान पूर्वक आप लोग सभी क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोटिस किया करिए। आप लोग जाके हमारी इंग्लिश की क्लास को देख लीजिएगा। सिनोनिम एंटोनिम के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं वो सारे कल जो एयरफोर्स के एक्स एंड वाई ग्रुप का एग्जाम हुआ था उस सभी में कम से कम मैं देखा हूँ शाम के शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है उसमें 4 से 5 क्वेश्चन हमारे वीडियो से फंसे हुए हैं। ये मैं कहता हूं आप लोग जाके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन साथियों इसी क्रम में है। मैंने आप लोगों को इनके बारे में बताया भी था कल के वीडियो में भी, कल के करंट अफेयर में, कि वायलिन वादक और पद्म पुरस्कार से सम्मानित टी.एन. कृष्णन का 2 नवंबर 2020 को चेन्नई में, अर्थात चेन्नई के तमिलनाडु में निधन हो गया है। वायलिन वादक और पद्मश्री से सम्मानित, ये जानकारी मैंने दिया था, फिर से बता दे रहा हूं आपको। वायलिन वादक थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। वायलिन वादक और पद्मश्री और पद्म पुरस्कार से सम्मानित, और पद्म पुरस्कार से सम्मानित, पद्म पुरस्कार से सम्मानित टी.एन. कृष्णन का 2 नवंबर 2020 को चेन्नई में निधन हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां सारे कराए जा रहे हैं आपको। वायलिन वादक और पद्म पुरस्कार से सम्मानित टी.एन. कृष्णन का 2 नवंबर 2020 को चेन्नई में निधन हो गया। और साथियों जो ये टी.एन. कृष्णन जी हैं इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। टी.एन. कृष्णन को पद्म भूषण और पद्म विभूषण सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके थे। और कृष्णन बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। टी.एन. कृष्णन जी बचपन से ही ये विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, अर्थात कई प्रतिभाएं इनमें जागृत हुआ करती थी उस समय के दौर में, ठीक, जब ये जिंदा थे। और साथियों इनका जन्म 1928 में केरल के त्रिपुनिथुरा में हुआ था। टी.एन. कृष्णन का जन्म 1928 में केरल के त्रिपुनिथुरा में हुआ था। ठीक साथियों, टी.एन. कृष्णन का जन्म सिर्फ आपसे पूछ लेगा कि ये इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो डेट तो बड़ा मुश्किल है कि पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछ लेगा कि कहाँ हुआ था। तो केरल के त्रिपुनिथुरा में इनका जन्म हुआ था। किसका? प्रसिद्ध वायलिन वादक टी.एन. कृष्णन का जन्म। और साथियों अगर इनके और टी.एन. कृष्णन के बारे में बात किया जाए तो इन्हें 1973 में पद्मश्री प्राप्त था। टी.एन. कृष्णन को 1973 में पद्मश्री प्राप्त था, पद्मश्री। और अगर बात किया जाए तो 1974 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी ये सम्मानित किए गए थे। 1973 में 1973 में पद्मश्री से पुरस्कारित और 1974 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, नवाजा किया गया था।
और 1992 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण इन्हें 1992 में प्राप्त था और 1999 में द इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी की ओर से इन्हें संगीता कलसीकम मणि पुरस्कार से नवाजा गया था। 1999 में द इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी की ओर से संगीता कलसीकमणि पुरस्कार से नवाजा गया था। और साथियों, टी.एन. कृष्णन चेन्नई के एक संगीतकार कॉलेज में संगीत के प्रोफेसर भी थे। टी.एन. कृष्णन चेन्नई के एक संगीत कॉलेज में संगीत के प्रोफेसर भी थे। बाद में ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट के डीन भी बने थे। आपसे पूछ लेगा कि टी.एन. कृष्णन चेन्नई के संगीत कॉलेज में कौन से पद पर थे, तो ये प्रोफेसर के पद पर थे। और बाद में साथियों इन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट के डीन के पद पर भी थे। पूछ लेगा आपसे कि दिल्ली के कौन से पद पर ये आसीन थे, तो डीन के पद पर इन्हें आसीन किया गया था। ठीक साथियों, अब इसी क्रम में हम लोग अगली जानकारी देखेंगे टी.एन. कृष्णन के बारे में। इनके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, आज और भी डिटेल में आपको जानकारी दी जा रही है। टी.एन. कृष्णन के बारे में वायलिन वादक थे। इनका जन्म 1928 में केरल में जन्म इनका हुआ था। ठीक साथियों, अगली जानकारी हम लोग देखेंगे कि केंद्र सरकार ने 2 नवंबर 2020 को वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करने के लिए 15 राज्यों को 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। हमारी भारत सरकार जो है, केंद्र सरकार ने 2 नवंबर 2020 को वायु का प्रदूषण जिस प्रकार से हमारे भारत में इस समय तेजी से फैल रहा है, जैसे कि खास तौर पर देखा जाए तो दिल्ली जैसे शहरों में, तो वायु की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कि लोगों को समुचित रूप से सही तरीके से ऑक्सीजन की मात्रा समुचित तरीके से और शुद्ध ऑक्सीजन किस प्रकार से मुहैया कराया जाए, किस तरीके से उपलब्ध कराया जाए ऑक्सीजन और वातावरण स्वच्छ और शुद्ध रहे, इसके लिए हमारी केंद्र सरकार ने 2 नवंबर को जो सबसे ज्यादा जिसकी वायु की गुणवत्ता खराब है उन सभी राज्यों को, जैसे 15 राज्यों को 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त दी है कि इसकी गुणवत्ता आप लोग सुधारिए, चाहे वो किसी भी प्रकार से। ठीक साथियों, ये आपके लिए जानकारी है। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारी भारत सरकार ने वायु की गुणवत्ता सुधारने के लिए कितने राज्यों को 2200 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की है या पहली किस्त दी है। या तो आपसे ये पूछ लेगा कि हमारी भारत सरकार ने वायु की गुणवत्ता सुधारने के लिए कुल कितने करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। ठीक साथियों, तो यहां अगर हम लोग बात करें, भारत सरकार ने 2 नवंबर 2020 को वायु की गुणवत्ता सुधारने के लिए 15 राज्यों को वायु की गुणवत्ता सुधारने के लिए 15 राज्यों को 2200 करोड़ रुपए, कितना 2200, कितना साथियों 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त, 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम हमारी भारत सरकार ने उठाया, पहली किस्त जारी की कि हमारे भारत के जो भी वायु की गुणवत्ता से प्रभावित जो भी महत्वपूर्ण राज्य हैं जिनकी वायु की गुणवत्ता ज्यादा खराब है, उन सभी राज्यों को वायु की गुणवत्ता सुधारने के लिए 2200 करोड़ रुपए की धनराशि की पहली किस्त हमारी केंद्र सरकार ने जारी की, वो भी 2 नवंबर 2020 को। किस चीज के लिए? वायु की गुणवत्ता सुधारने के लिए। यहां आपसे सवाल पूछ सकता है कि भारत सरकार या केंद्र सरकार ने किस चीज के लिए 2200 करोड़ रुपए की धनराशि 15 राज्यों को
पहले 15 राज्यों को पहली किस्त जारी की है, तो आपको बताना है वायु की गुणवत्ता के लिए, या तो आपसे पूछ लेगा कि वायु की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कितने राज्यों को 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। तो यहाँ पे आपको आंसर देना है कि 15 राज्यों को। ठीक साथियों, और अगर यहाँ दूसरी बात करें कि यहाँ आपसे पूछेगा कि कितने करोड़ रुपए की पहली किस्त, तो 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त आपको बताना पड़ेगा। ठीक, जैसे 15 राज्यों में मुख्यतः इसमें दिया गया है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान इन 15 राज्यों में शामिल हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, 15 राज्यों में से कुछ मुख्य राज्य हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान, एमपी और राजस्थान। ठीक, और भी 15 राज्य हैं जिन्हें टोटल 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। ठीक साथियों, और इससे अगर बात किया जाए तो इससे राज्यों को वायु की गुणवत्ता सुधारने के कदम उठाने में मदद मिलेगी। यह स्थानीय निकायों की क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होगा। इन 15 राज्यों में से ये सभी राज्य हैं। ठीक साथियों, ये बहुत ही अच्छी पहल है। अगली जानकारी की ओर अगर हम लोग देखें तो भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के गिलगिट बाल्टिस्तान को अंतरिम प्राप्त का दर्जा देने का घोषणा किए जाने का विरोध किया है। जो भी हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, उसके प्रधानमंत्री इमरान खान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की है, उसका भारत ने विरोध किया है। पाकिस्तान सरकार ने 1 नवंबर 2020 को गिलगित बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा देने का घोषणा किया था। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिमी के स्थित अत्यधिक ऊंचाई वाला एक पहाड़ी क्षेत्र है। अगर हम पहले इसकी जानकारी हम लोग यहाँ नोट कर, इसको आप लोग नोटिस कर लिए होंगे। अगली जानकारी हम लोग लिखते हैं, तब आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाता है आपको, बहुत सोच समझ के रिसर्च के साथ। ठीक, भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के गिलगित बाल्टिस्तान के, यहां लिखता हूं साथियों एक साथ, के गिलगित बाल्टिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने पर कड़ा विरोध किया है। भारत ने कड़ा विरोध किया है। भारत ने कड़ा विरोध किया है। अब अगर साथियों बात किया जाए तो गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में अगर बात किया जाए तो गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर के, हमारा जो जम्मू कश्मीर राज्य है, उस जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर राज्य के उत्तर पश्चिम
उत्तर पश्चिम में स्थित अत्यधिक ऊंचाई वाला एक पहाड़ी क्षेत्र है। गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिम में स्थित अत्यधिक ऊंचाई वाला एक पहाड़ी क्षेत्र है। यह क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत का एक हिस्सा था। जो यह हमारा गिलगित बाल्टिस्तान है, गिलगित बाल्टिस्तान यह जम्मू कश्मीर के ये भी आपको एक अच्छी जानकारी मिल जा रही है। गिलगित बाल्टिस्तान यह जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिम में स्थित एक बड़ा पहाड़ी क्षेत्र है। गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिम में स्थित एक बड़ा पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंचाई वाला, ठीक। और यह जम्मू और कश्मीर के पूर्ववर्ती रियासत का एक हिस्सा था। यह जम्मू और कश्मीर के पूर्ववर्ती रियासत का एक हिस्सा था। रियासत का एक हिस्सा हुआ करता था, ठीक साथियों, ये एक हिस्सा हुआ करता था। किंतु साल 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तान सेना के आक्रमण के बाद से यह क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में हो गया। परंतु साल 1947 में, इसके बारे में अब जब लिख रहे हैं तो पूरी विस्तृत जानकारी लिख लेते हैं। परंतु 1947 के कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना के आक्रमण के 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना के आक्रमण के बाद से यह क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में है। यह क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में है। साथियों, यह जो गिलगित बाल्टिस्तान है, यह अंतरिम प्रांत का दर्जा देने की बात पाकिस्तान ने किया है, जिसका भारत ने विरोध किया है, कड़ा विरोध किया है। अगर गिलगित बाल्टिस्तान की बात किया जाए तो यह जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिम में स्थित एक बड़ा ऊंचाई वाला पहाड़ी क्षेत्र है और जम्मू और कश्मीर के पूर्ववर्ती रियासत का एक हिस्सा भी है। जो यह हमारा गिलगित बाल्टिस्तान है, यह जम्मू और कश्मीर के पूर्ववर्ती रियासत का एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था पहले, लेकिन 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना के आक्रमण के बाद से यह क्षेत्र जो हमारा गिलगित बाल्टिस्तान है, यह पाकिस्तान के नियंत्रण में इस समय हो चुका है। ठीक साथियों, ये मुख्य जानकारी है और इसका विरोध हमारे भारत ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। गिलगित बाल्टिस्तान जो पहले जम्मू कश्मीर के पूर्ववर्ती रियासत का एक हिस्सा हुआ करता था, उसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अंतरिम प्रांत का दर्जा देने की बात कही थी। ठीक साथियों, 1 नवंबर को कब इन्होंने ऐसी बात कही? 1 नवंबर को इन्होंने ऐसी बात कही, तो जिसका भारत ने
कड़ा विरोध किया है। और दूसरी बात साथियों कि अगर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिम में स्थित एक बड़ा ऊंचाई वाला पहाड़ी क्षेत्र का स्थान है और जम्मू कश्मीर पूर्ववर्ती रियासत का एक हिस्सा हुआ करता था पहले, ठीक। लेकिन 1947 के में कश्मीर पर जब पाकिस्तानी सेना ने आक्रमण किया तो उस समय यह क्षेत्र अर्थात गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के नियंत्रण में हो गया था। ये मुख्य जानकारी थी, ठीक साथियों। अगली जानकारी की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छी पहल हमारी भारत सरकार ने या कहें तो भारतीय रेलवे ने किया है, ठीक साथियों। इसे हम यहाँ मिटाते हैं, अगली जानकारी की बात करेंगे। हमारी भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। जिस प्रकार से हमारे देश में कहें महिलाओं के ऊपर अत्याचार या महिलाओं के साथ अपराध किया जा रहा है, उसको लेकर हमारी भारतीय रेलवे ने एक बहुत ही अच्छा और कड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। हमारी भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की, ठीक साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेगा कि हमारी भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली इसे इन्वर्टेड कामा में रखते हैं, मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की। मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की। हमारी भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत क्या होगा इसे आप लोग जानिए कि इस अभियान से ट्रेन में अकेली महिला को यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं हर संभव सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया गया है। जो मेरी सहेली अभियान हमारी भारतीय रेलवे ने शुरू किया है, इसमें इन्होंने ऐसा दावा किया कि अकेली महिला के यात्रा के दौरान उस महिला की पूरी सुरक्षा और हर संभव सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया गया है। रेल मंत्रालय ने उन महिला यात्रियों को रक्षा और सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मेरी सहेली पहल की शुरुआत की है। हमारा जो रेल मंत्रालय है महिलाओं की यात्रा को रक्षा और सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मेरी सहेली पहल की शुरुआत किया है। इस पहल के अंतर्गत जो अपनी पूरी यात्रा के लिए शुरुआती स्टेशन से मतलब इसके मेरी सहेली के अंतर्गत मेरी सहेली अभियान जो शुरू किया गया है हमारी भारतीय रेल मंत्रालय ने, मेरी सहेली इसके अंतर्गत गंतव्य मतलब शुरुआती स्टेशन से गंतव्य स्थान तक ट्रेन को यात्रा करेगी, ठीक। और इस पहल से ट्रेन के छोटे या लंबे मार्गों से यात्रा करने वाली महिला यात्रियों के बीच सुरक्षा की भावना भी पैदा होगी, एक दूसरे के प्रति सुरक्षा की भावना भी जागृत होगी, ठीक साथियों। ये हमारा रेल मंत्रालय ने मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की है, ठीक साथियों। अब इसी के क्रम में अगर हम लोग अगली जानकारी की बात करें तो अगली जानकारी आ रही है, ये मेरी सहेली अभियान की शुरुआत हमारी रेल मंत्रालय ने किया है। अगली जानकारी की अगर बात करें तो भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी राजीव जलोटा को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ आपसे क्वेश्चन मैं ये भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपके करंट अफेयर में क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, इसे भी मैं आपके इसी क्वेश्चन में मैं आपको बताते जाऊंगा। जैसे अगर मैंने भारतीय रेलवे में महिलाओं की सुरक्षा की बात किया जाए तो इसके लिए इसको अगर लेकर बात करें हम लोग तो इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारी भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए
कौन से अभियान की शुरुआत की? तो यहाँ आप लोगों का जवाब होगा मेरी सहेली। भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, या तो रेल मंत्रालय ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की? तो वहां आप लोग मेरी सहेली जवाब देंगे। ठीक साथियों, अगली जानकारी आ रही है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी राजीव जलोटा को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब यहां आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेगा कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यहां आपका आंसर आएगा कि भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, या तो सिर्फ वहां ऑप्शन दिया रहेगा कि राजीव जलोटा जी को। ठीक, और अगर यहाँ पे एक तरीके से और क्वेश्चन किया जा सकता है कि राजीव जलोटा जिन्हें मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इससे पहले ये कौन से पद पर कार्यरत थे या किस प्रकार के अधिकारी हैं? तो यहाँ आपको ऑप्शन दे देगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं ये। तो साथियों यहाँ हम लोग लिखेंगे कि भारतीय प्रशासनिक अधिकारी अर्थात IAS, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी राजीव जलोटा को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक साथियों, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी राजीव जलोटा को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अगर साथियों बात किया जाए तो ये पूर्व अध्यक्ष संजय भाटिया के सेवानिवृत्त होने के बाद 31 जुलाई पूर्व अध्यक्ष संजय भाटिया जो 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनका जो है स्थान इन्होंने लिया है। यहाँ पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारतीय प्रशासनिक अधिकारी जिसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वो किसका स्थान लिए हैं या उनसे पहले वहां के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे आपको आंसर देना पड़ेगा संजय भाटिया। पूर्व में संजय भाटिया जी अजय जलोटा से पहले मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। संजय भाटिया जी राजीव जलोटा से पहले, लिख देता हूं, राजीव जलोटा से पहले मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक साथियों, राजीव जलोटा से पहले संजय भाटिया जी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिन्हें 31 जुलाई को सेवानिवृत्त कर दिया गया और महाराष्ट्र के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने की बात की गई है। ठीक, और संजय भाटिया जी को 31 जुलाई को जब ये रिटायर हुए, संजय भाटिया की बात किया जा रहा है कि संजय भाटिया जी को जब 31 जुलाई को वहां से रिटायर हुए तो इन्हें मुंबई के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। संजय भाटिया जी को 31 मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से 31 जुलाई को और सेवानिवृत्त होने के बाद जी को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, पूरा लिखता हूं तब आप लोगों को और क्लियर होगा आप लोगों के लिए कितनी मेहनत की जाती है, ये सोचिए आप लोग। संजय भाटिया जी को 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने के बाद मुंबई का, महाराष्ट्र के
लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया, नियुक्त किया गया। साथियों यहां आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संजय इससे पहले, मतलब किससे पहले, राजीव जलोटा से पहले जो मुंबई पोर्ट अध्यक्ष, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो यहां आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा कि संजय भाटिया जी। आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि राजीव जलोटा जी जो जिन्हें मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया, ये किसकी जगह प्राप्त किए हैं या किसका जगह लिए हैं? तो यहां भी आपको आंसर संजय भाटिया देना पड़ेगा। या तो फिर आपसे यहां क्वेश्चन पूछ लेगा कि राजीव जलोटा से पहले जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव भाटिया जी हुआ करते थे, इससे पहले, इससे जो हुआ करते थे 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें कहां नियुक्त किया गया या किस पद पे नियुक्त किया गया? तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि मुंबई के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक साथियों, ये आप लोगों को बेसिक जानकारी थी। ठीक, ये आप लोगों को एक मुख्य जानकारी दी गई। ठीक साथियों, और अगर अब बात किया जाए राजीव जलोटा के बारे में, तो यह मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जो होता है यह शिपिंग मंत्रालय के तहत काम करता है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जो होता है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यह शिपिंग मंत्रालय के अंतर काम करता है। शिपिंग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, के अंतर्गत काम करता है, शिपिंग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक साथियों, किसके अंतर्गत? शिपिंग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और ये संजय जलोटा जी को 9 साल के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। कितने? 9 वर्षों के लिए। आपको बताऊं कि भारतीय प्रशासनिक अधिकारी राजीव जलोटा जी को, जिन्हें मुंबई के पोर्ट ट्रस्ट में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, उन्हें 9 साल के लिए नियुक्त किया गया है। और संजय जलोटा जी 1988 के महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी रह चुके हैं। 1988 के महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी रहे हैं। कौन? संजय जलोटा जी। संजय जलोटा जी महाराष्ट्र के 1988 कैडर के अधिकारी के रूप में रह चुके हैं। साथियों आप लोगों से एक सवाल है कि विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन, मैं आप लोगों को डेली यहीं पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। ठीक, भारत की पहली समुद्री प्लेन सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? भारत की पहली सी अर्थात समुद्री सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? किस राज्य में किया गया? और इसके साथ साथ आपको आंसर देना है कि कौन से अवसर पर उद्घाटन किया गया और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया। भारत की पहली सी प्लेन सेवा अर्थात समुद्री प्लेन सेवा का उद्घाटन कौन से राज्य में, कौन से अवसर पर, किसके द्वारा, इन सभी का आंसर आप लोगों को देना है, किसके द्वारा किया गया। ठीक, और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किस राज्य में आरोग्य वन का उद्घाटन किया?
हाल ही में, ये आप लोगों से क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि किसी भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में आने के 99% चांस रहेंगे। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में आरोग्य वन का उद्घाटन किया? किस राज्य में आरोग्य वन का उद्घाटन किया? आरोग्य वन का